Good morning, every student. Stay home, stay safe. और हम लोग इतनी सब बात करने के पश्चात आगे टॉपिक पर चलते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हम बता चुके हैं कि किसी विलयन की सांद्रता को मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज में व्यक्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। आखिर वो कौन ऐसा विलयन है जो आदर्श विलयन की तरह पालन करता है। क्या सभी विलयन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जा सकता है? और अगर आइडियल सॉल्यूशन हम नहीं कह सकते हैं तो उन विलयनों में उनकी इंथैल्पी, उनके अंतराण्विक बल में क्या अवस्था होनी चाहिए। इन्हीं सब टॉपिक पर हम बात करते हुए आगे की ओर चलते हैं कि आदर्श विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो सांद्रता के प्रत्येक अवस्था पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है। यहाँ हम एक बात कर रहे हैं कि वैसे विलयन जो सांद्रता के एवरी कंसंट्रेशन पर, हमने यहाँ बात कहा कि एवरी कंसंट्रेशन, प्रत्येक सांद्रता पर, एवरी सिचुएशन पर, अवस्था पर अगर रॉल्ट के नियम का पालन किया जाता है तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं रॉल्ट्स लॉ की। रॉल्ट ने क्या बतलाया? रॉल्ट ने बतलाया क्या कि अगर द्रव विलयन में उपस्थित सभी अवयवी घटक, घुल एवं घोलक की भौतिक अवस्था द्रव है, अर्थात वो बाष्पीशील अवस्था में परिणत हो सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में उस विलयन पर लगने वाला कुल दाब उनमें उपस्थित अवयवी घटकों के आंशिक दाब के मान पर निर्भर करेगा। और हम जानते हैं कि आंशिक दाब, किसी विलयन का आंशिक दाब उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। मोल फ्रैक्शन P समानुपाती X अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, P समानुपाती X, जहां P क्या है? बाष्प दाब, विलयन पर लगाया गया बाष्प दाब है जो किसके समानुपाती है? मोल फ्रैक्शन के समानुपाती है। इसे हम कैपिटल X से यहाँ सूचित कर रहे हैं। सॉरी, मोल फ्रैक्शन, यहाँ जहाँ मोल फ्रैक्शन कहने का अर्थ यह है कि जिस अवयवी घटक का मोल फ्रैक्शन का मान अधिक होगा उसके द्वारा लगाया गया बाष्प दाब भी अधिक होगा, और जिस घटक का मोल फ्रैक्शन का मान क्या होगा? कम होगा, अब उसके द्वारा लगाया गया आंशिक दाब का मान भी कम होगा। अर्थात विलयन में निश्चित रूप से घुलने का आंशिक दाब घोलक के आंशिक दाब के सापेक्ष कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आदर्श विलयन। अभी हमने कहा क्या कि वैसे विलयन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं जो सांद्रता के प्रत्येक अवस्था पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है, अर्थात P समानुपाती X का फॉलो करता है। अब ऐसे विलयन की मुख्यतः दो विशेषताएं हैं। पहला क्या है भाई? डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, और दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0 का अर्थ यह है कि उस विलयन में अवस्थित अवयवी घटक को अगर हम मिलाते हैं तो ऐसी अवस्था में विलयन में मिलाने के पश्चात आयतन का परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं होने का अर्थ ये है, सपोज दैट घुलने का अगर आयतन 5 ml है और घोलक का आयतन 20 ml है, तो टोटल आयतन कितना होगा? 25 ml।
ऐसा ही होना चाहिए, ना तो 25 ml से आयतन मिक्सिंग ऑफ आयतन का परिमाण कम होना चाहिए और न ही अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दूसरा हमने कहा क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग इजकल टू 0। इसका अर्थ क्या है कि अगर आदर्श विलयन में हम अवयवी घटकों को मिला देते हैं तो इसके पश्चात मिश्रण का डेल्टा एच का मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात अवयवी घटकों के मिलाने के पश्चात विलयन के द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसे विलयन रेयर होते हैं, ऐसे विलयन का मिलना क्या है, मुश्किल है। आदर्श विलयन हर अवस्था में पाया नहीं जाता है। हाँ, सामान्यतः विलयन जो होते हैं जो सांद्रता के कुछ विशेष अवस्था पर रॉड्स के लॉ का पालन करते हैं, तो ऐसे विलयन में ऐसी सिचुएशन है कि डेल्टा एच भी मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर हम ये बात करते हैं इसमें उपस्थित अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल की बात करते हैं, तो ऐसे विलयन में घुल्ल और घोलक के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण है, ये घुल्ल और घुल्ल के बीच लगने वाले आकर्षण बल के परिमाण के योग के बराबर होता है। कहने का अर्थात ये है कि घुल्ल और घोलक के बीच लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण इक्वल टू किसके होगा, घोलक एवं घोलक के बीच के लगने बल के आकर्षण बल का परिमाण प्लस घुल्ल एवं घोलक के बीच लगने बल के आकर्षण बल का परिमाण। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। थोड़ा सा लिख लिया जाता है, आइडियल सॉल्यूशन वैसे विलयन को कहते हैं जो तापक्रम एवं दाब की विशेष अवस्था पर सांद्रता के प्रत्येक तापक्रम की विशेष अवस्था पर प्रत्येक अवस्था पर रॉड्स लॉ का पालन करता है। इनके दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0, दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं। उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया क्या कि रॉड्स ने आदर्श विलयन की बात की थी और आदर्श विलयन सांद्रता के प्रत्येक अवस्था पर रॉड का नियम का पालन करता है। हमने अभी बतलाया क्या कि सामान्यतः ऐसे विलयन का मिलना रेयर है, परंतु कुछ ऐसे विलयन निश्चित रूप से हैं जो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जाम्पल बेंजीन तथा टॉलुइन का विलयन, एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन का विलयन,
क्लोरोइथेन एवं ब्रोमोइथेन का विलयन इत्यादि। ऐसे विलयन में घुल एवं घोलक के बीच का लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण घोलक एवं घोलक के बीच के लगने वाले आकर्षण बलों के परिमाण के योग के बराबर होता है। यहाँ तक तो हम बात सही कर चुके हैं। क्या सभी विलयन आदर्श विलयन है? निश्चित रूप से सभी विलयन आदर्श विलयन नहीं है। आदर्श कंडीशन ही मिलना रेयर होता है सामान्यतः। अब आगे हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आखिर वह कौन ऐसा सिचुएशन है जो अनादर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण विलयन अनादर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। अनादर्श विलयन का अर्थ वैसे विलयन से है जो सांद्रता के प्रत्येक अवस्था पर रॉल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात सांद्रता की ही कुछ विशेष ही अवस्था पर वो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऐसे विलयन में सामान्यतः घुल एवं घोलक के बीच के लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण घुल एवं घोलक के बीच के लगने वाले आकर्षण बल के परिमाण के योग से या तो अधिक होगा या कम होगा। अर्थात ऐसे विलयन को मुख्यतः हम दो श्रेणियों में बांटेंगे। एक को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे विलयन को हम बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। मतलब क्या हो गया है कि अगर आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन है तो इस प्रकार का विलयन भी अनादर्श विलयन हुआ। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जो ऋणात्मक बिहेवियर शो करते हैं। अब ऐसे विलयन आगे हम बात करते हैं कि रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या है और ऋणात्मक विचलन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो धनात्मक विचलन की बात करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे विलयन को हमने कितने भागों में बांटा? दो भागों में। पॉजिटिव डेविएशन तो रॉल्ट्स लॉ। दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, और दूसरा क्या हो गया है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। यहाँ लिख देते हैं यह विलयन सांद्रता की प्रत्येक अवस्था पर बोले यह विलयन सांद्रता के प्रत्येक अवस्था पर रॉल्ट लॉ का पालन नहीं करता है। ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन कहते हैं। फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। धनात्मक रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन से क्या समझते हैं, या इसी प्रश्न को आपसे पूछा जाता है कि कब अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। धनात्मक विचलन, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था कि P समानुपाती X, मतलब विलयन पर लगाया गया आंशिकता उनमें उपस्थित अवयवी घटकों के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मोल अंश की। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? जिस अवयवी घटक का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका परिमाण उस विलयन में उपस्थित घुलने के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन में
N1 प्लस N2, X2 बराबर N2 y N1 प्लस N2, जहाँ N2 क्या है, घुलने के मोलों की संख्या है, N1 क्या है, घोलक के मोल की संख्या है, N2 और विलयन के कुल मोलों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, N1 प्लस N2। कहने का मतलब अगर घुलने का मोल प्रभाज निकालना है तो घुलने के मोलों की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार आप लोग ये जान जाओ कि अगर विलयन में घुलने और घोलक दोनों अवयवी घटकों का मोल फ्रैक्शन का मान हमें ज्ञात करना है तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। अगर हम किसी एक अवयवी कंपोनेंट का भी अगर हम मान निकाल लेते हैं तो दूसरे का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे x1 प्लस x2 बराबर क्या हो गया, 1, जहाँ x2, चलो ठीक है, जहाँ x2 घुलने का मोल प्रभाज है, दिख रहा है ना, मोल प्रभाज है, इसलिए x1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस x2। कहने का अर्थ क्या है, विलयन में किसी एक अवयवी घटक का अगर हम मोल अंश निकाल लेते हैं, मोल प्रभाज निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो दूसरे घटक में 1 में उसको सब्सट्रैक्ट करके मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो वैसे विलयन जिनके का वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब के मान से क्या हो, अधिक हो, तो ऐसे विलयन को हम धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहते हैं। निश्चित रूप से अगर विलयन के द्वारा सपोज दैट हम बात करते हैं कि किसी विलयन का आदर्श सिचुएशन में अगर विलयन का वाष्प दाब 30 mm है तो धनात्मक विचलन में इसका मान निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, 30.55 mm एंड सो ऑन। हमेशा जो क्या है P कैलकुलेटेड मान क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, P रॉड्स। कहने का मतलब क्या है कि वैसे विलयन, फिर से समझिए, वैसे विलयन जिनका निकाला गया वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब के परिमाण से अधिक होता है, ऐसे विलयन को धनात्मक विचलन युक्त विलयन कहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे विलयन में वाष्पशील होने वाले अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्यों होती है, ऐसा क्यों है, क्या ऐसा सिचुएशन है, जैसे सपोज डैट जितने मोलेकुल पहले वाष्पशील हो रहे थे, अगर उससे अधिक मोलेकुल अब होने लगते हैं इस विलयन में, अगर वाष्पशील मोलेकुल की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा विलयन धनात्मक विचलन शो करता है। कहने का मतलब क्या है, जितना मोलेकुल पहले इवोपरेट कर रहा था उससे ज़्यादा मोलेकुल इवोपरेट करेंगे और अंततः विलयन का वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो ऐसे विलयन को P इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Pa प्लस Pb। क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्या सिचुएशन रहा होगा कि यहाँ पर जो है मोल विलयन का वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से निकाले गए वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। ऐसी क्या ऐसा सिचुएशन है, आखिर क्यों मोलिकुल अधिक वाष्पीकृत से होने लगते हैं? इसका एक विशेष कारण यह है कि निश्चित रूप से घुल और घोलक के बीच का जो लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण जो है, ये घुल एवं घोलक के बीच के लगने वाले आकर्षण बल के परिमाण से कमजोर हो जाता है। और जब घुल एवं घोलक के बीच के आकर्षण बल का परिमाण कमजोर हो जाएगा तो निश्चित रूप से वाष्पशील होने वाले मोलों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और ऐसी विलयन ही धनात्मक विचलन शो करेंगे। ठीक।